अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं बैंक और बैंकों के प्रकार की। बैंक के प्रकार की तो आइए देखते हैं क्या है बैंक के प्रकार। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बैंक होता क्या है और कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम एक बार गुजरते हैं बैंक की परिभाषा से कि क्या होता है बैंक। तो बैंक, भारत के बैंकों की बात करें तो उन्हें बैंक कहा जाता है जिसके तीन प्राथमिक कार्य हैं, यानी जो तीन काम करता है। ऐसी संस्थान जो नीचे ये तीन काम दिए गए इन कामों को करेगी वो क्या हो जाएगी बैंक। और वो तीन काम कौन से हैं? तो सबसे पहले भुगतान प्रणाली का संचालन। तो भारत के अंदर जो भी भुगतान किया जाता है, पेमेंट होता है, उस पेमेंट का संचालन क्या करते हैं? ये बैंक करते हैं। तो संचालन, भुगतानों के संचालन करने वाली एजेंसी क्या है? बैंक। उसी के थ्रू आप क्या करते हो? पेमेंट। दूसरा, जमाकर्ता और लोगों की बचत का रक्षक, यानी बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोगों की जमाएं हैं उन जमाओं का क्या है? रक्षक। आपके पास आपकी जो भी बचत है उस बचत का रक्षक कौन है? बैंक। आपके पास जो भी नोट पड़ा है उस नोट पे आरबीआई का जो गवर्नर है उस गवर्नर का साइन है और वही आपको गारंटी देता है कि आपका जो नोट है उस पे जो अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य के बराबर आपको भुगतान प्राप्त होगा। यानी उसके ऊपर लिखा होता है कि धारक को मैं 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो वो क्या हो गया? आपका रक्षक। वो रक्षक है आपकी बचत का। उसके बाद व्यक्ति और संस्थानों को ऋण। बैंक ऐसी संस्थान है जो किसी व्यक्ति को या संस्थान जो व्यापारिक है या एजुकेशनल है या किसी भी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो ऋण ले सकता है, उन्हें क्या कर सकता है? बैंक लोन दे सकता है। तो अब तीनों चीजों को एक साथ मिला दे तो परिभाषा हो जाएगी कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या ऐसा संस्थान है जो भुगतान प्रणाली का संचालक है और ये जमाकर्ताओं की बचतों को रक्षित करता है या बचत का रक्षक है। व्यक्ति और संस्थानों को ऋण सुविधा भी प्रदान करता है। ऐसे संस्थानों को हम बैंक कहते हैं। ये हो गया बैंक। अब देखते हैं कि बैंक स्टार्ट कहां से हुआ। जो बैंक हम आजकल आधुनिक बैंक देख रहे हैं इनकी शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई। तो सबसे पहले जो आज के मॉडर्न बैंक है उन बैंकों की स्थापना इटली में हुई। तो सबसे पहले आधुनिक बैंक की स्थापना कहां हुई या आधुनिक बैंक की शुरुआत कहां हुई? तो आपका उत्तर होगा इटली। और इटली में एक शहर है जिसका नाम है जेनोवा। उस जेनोवा में सबसे पहले बैंक बना कब? 1406 में। और उस बैंक का जो नेम था वो नाम था सेंट जॉर्ज बैंक, ये इंग्लिश में। और वहां की जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में, मतलब इटली की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसका नाम था दी सैन जियो बैंक। तो ये बैंक सबसे पहले विश्व में स्थापित हुआ इटली में 1406 में। अब बात करते हैं कि यह तो हो गया वैश्विक परिदृश्य। अब भारत के परिदृश्य में आप बात करें कि भारत में सबसे पहले बैंक कहां बना, तो यहां पे बड़ा झोल है। कहीं आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान बैंक बना, यानी भारत का सबसे पहला बैंक था हिंदुस्तान बैंक, और जिसकी स्थापना कब हो गई? 1770 में। लेकिन कहीं आपको मिलेगा कि भारत में जो आधुनिक बैंक है इन आधुनिक बैंकिंग का उद्गम 1786 में हुआ। तो भारत में सबसे पहले बैंकिंग की स्थापना 1786 में हुई। अब ये दोनों में क्या, मतलब ये झोल का कारण क्या है वो बता दूं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सत्य है कि भारत में सबसे पहला बैंक 1770 में ही स्थापित हुआ और उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना कलकत्ते में हुई। लेकिन कहीं कहीं इस बैंक को पहला बैंक क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यह बैंक अपनी स्थापना के 50 वर्ष बाद बंद हो गया, यानी 1832 में यह बैंक बंद हो गया, दिवालिया हो गया। और जो बैंक के प्रवर्तक थे जिन्होंने बैंक शुरू किया था उन्होंने बंद कर दिया था। और इनकी जो प्रवर्तक एजेंसी थी वो थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जिसने यूरोपियन पद्धति पर यह बैंक शुरू किया था। लेकिन बैंक का संचालन सही से नहीं हुआ और कुछ साल बाद, 50 साल बाद, 5 दशक के बाद या फिर आधी सदी के बाद यह बैंक बंद हो गया। इसलिए दूसरा जो बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता, उस बैंक ऑफ कलकत्ता को हम क्या मानते हैं? भारत का
पहला बैंक। और ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता है उसकी स्थापना 1786 में हुई और इसका नाम ही बैंक ऑफ कलकत्ता है और इसकी स्थापना भी कलकत्ते में ही हुई थी। यानी पहले वाला जो हिंदुस्तान बैंक है उसकी भी स्थापना कलकत्ते में हुई और इसकी भी स्थापना कलकत्ते में हुई। अगर आपके सामने प्रश्न होता है कि भारत का सबसे पहले आधुनिक बैंक कहां स्थापित हुआ, तो उसका उत्तर होगा कलकत्ता। अब भले आप किसी को माने, बैंक ऑफ कलकत्ते को माने या बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माने। और जो 1786 में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ वो बैंक आज भी अवेलेबल है, आज भी वो काम कर रहा है एज ए बैंकिंग इंस्टीट्यूट। उस बैंक का नाम उस टाइम बैंक ऑफ कलकत्ता था, बाद में उसका नाम चेंज करके रख दिया बैंक ऑफ बंगाल और जनवरी 1921 में इस बैंक का नाम रख दिया इंपीरियल बैंक। जो 3 बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना उनमें एक बैंक ये था बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ ट्रावणकोर सब मिले तो ये बैंक बन गया आपका कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। और जिस बैंक को 1955 में भारत आजाद होने के बाद कन्वर्ट कर दिया किसमें? बैंक ऑफ इंडिया में। तो वो बैंक ऑफ इंडिया में मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये बैंक मर्ज हो गया। यानी इन सारे बैंकों को, कई सारे बैंकों को मर्ज किया और मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाया जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उस बैंक में आज भी ये बैंक, उस बैंक के रूप में आज भी ये बैंक संचालित है। अब बात करते हैं बैंकों के नियामक संस्थान आरबीआई की, कि आरबीआई की स्थापना कहां से हुई और कैसे हुई। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में। और क्यों की गई? क्योंकि उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी उस अंग्रेज सरकार ने एक कमीशन बनाया जिस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग आयोग। और हिल्टन यंग आयोग की जो सिफारिश थी उस सिफारिश को आधार मानकर आरबीआई की स्थापना 1935 में की। लेकिन स्थापना से पूर्व अंग्रेजी सरकार ने एक अधिनियम पारित कर दिया। उस अधिनियम को बोलते हैं हम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। तो अब आपके सामने प्रश्न आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो उसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। हालांकि स्थापना वर्ष है 1935 लेकिन अधिनियम स्थापना से 1 साल पहले ही लग गया था। अब देखते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापित हुआ उसका हेड ऑफिस, तो उसका हेड ऑफिस शुरुआती 2 वर्ष यानी 1935 से 37 तक कहां था? कोलकाता। और उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया मुंबई, जो आज भी है। अब बात करते हैं बैंकों के प्रकार की, जो हमारा टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बैंक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। आप सोचते होंगे कि सारे बैंक एक जैसे ही होते हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि बैंकों के प्रकार है और ये जो प्रकार है वो बैंकों के मोटे मोटे प्रकार है। इनके अंदर भी बैंकों के और प्रकार होंगे लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मोटे मोटे प्रकारों की, जो 4 है: वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, विशिष्ट बैंक और केंद्रीय बैंक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वाणिज्यिक बैंकों की, कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। मतलब जो बैंक के 4 प्रकार है उसमें हम पहुंचे सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक पर। तो वाणिज्यिक बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, ये सारे बैंक आप रोज देखते हैं। ये सारे के सारे बैंक क्या है? वाणिज्यिक बैंक। जहां आपका अकाउंट है और जिस बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है वो बैंक है वाणिज्यिक बैंक। अब वो वाणिज्यिक बैंक क्यों है? तो इसकी परिभाषा जो है उस परिभाषा के अनुसार ये ऐसे बैंक है जो किसी व्यक्ति या संस्था के अकाउंट खोल सकते हैं, यानी उसकी बचत को जमा कर सकते हैं और उसे ऋण भी दे सकते हैं। तो ऐसे बैंक वही बैंक है जिसका आपके हाथ में एटीएम है। अब वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना कैसे होती है? तो वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत होती है। यानी जब एक नया बैंक खुलता है, कौन सा? वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो 1949 का है, किसका? भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 का, उसके अंतर्गत होती है। अब ऐसे बैंक जो है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक निजी क्षेत्र के और दूसरे सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के। तो आप
निजी जो बैंक है उनमें आईसीआईसीआई है, यस बैंक है, ये और आईडीबीआई है, ये निजी क्षेत्र के बैंक है। और सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी, ये क्या है आपके सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी बैंक है। अब बात करते हैं, अब उसके कार्यों की भी बात करेंगे, उससे पहले हम बैंक के चारों प्रकारों की मोटे मोटी बात कर लेते हैं। तो उसके बाद दूसरा बैंक आता है अपना सहकारी बैंक। तो अभी सहकारी बैंक तो राजस्थान में वैसे ही बहुत पॉपुलर है। जब से ये सरकार बनी है तब से जो लोन का मामला था कि हम पूरा पेमेंट कर देंगे, मतलब पूरा जो लोन है वो लोन क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया, सहकारी बैंकों का लोन निरस्त किया। तो वो सहकारी बैंक कौन से हैं, ये आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि ये कौन से बैंक है और कहाँ के हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सहकारी बैंक जो है वो राज्य का जो सहकारी समिति अधिनियम है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। और वाणिज्यिक बैंक कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, तो वाणिज्यिक बैंक भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 में, लेकिन ये राज्य की जो सहकारी समिति अधिनियम है उसके अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरी बात, जो व्यापारिक बैंक है उनके ग्राहक होते हैं और वो ग्राहक अकाउंट भी खुला सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं, यानी अपनी जमा भी वहां जमा करवा सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। लेकिन सहकारी बैंक में ग्राहक ना होकर वहां क्या होते हैं, सदस्य, और वो अपने सदस्यों को लोन देता है। और जो आपके व्यापारिक बैंक है या वाणिज्यिक बैंक है, वो वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, आपने जो भी जमा किया है उस पर ब्याज देता है, लेकिन सहकारी बैंक ब्याज की जगह क्या देता है, लाभ। अगर बैंक को लाभ होता है तो अपने जो भी अंशधारक या फिर जिन्हें आप क्या कहते हैं मेंबर, उन मेंबर के मध्य बांट देता है। अब इसके वाणिज्यिक क्या सहकारी बैंकों के प्रकारों की बात करें तो ये बैंक 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है प्राथमिक या सहकारी साख समितियां। प्राथमिक या सहकारी साख समिति सबसे पहला फर्स्ट। अब जो गांव में आपने देखा होगा कि गांव में छोटे छोटे बैंक जो है, मतलब सहकारी बैंक है छोटे छोटे, लेकिन आपने देखे ही नहीं होंगे क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन हो गए हैं। लेकिन पहले इस समिति का एक कोई ऑफिस होता था जिस ऑफिस में जाकर एक किसान लोन ले आता था। तो ये सबसे नीचे के बैंक है जो हर एक गांव या कस्बे में होते हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं, प्राथमिक बैंक या साख समितियां। साख समिति इसलिए कि क्योंकि ये अपने मेंबर को लोन देती है। अब मेंबरों को जो लोन देने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये प्राथमिक बैंक या सहकारी समिति। और इसके जो सदस्यों का जुड़ाव है वो जुड़ाव किसके साथ होता है, सीधा प्राथमिक बैंक या सहकारी समिति के। तो अब आपके सामने प्रश्न आता है कि सहकारी बैंक की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका उत्तर है प्राथमिक सहकारी समिति या साख समितियां। अब साख समितियों के ऊपर जो बैंक होता है वो होता है केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक। इसका मुख्यालय जिला मुख्यालय में हो सकता है या कहीं और भी, लेकिन जिले के अंदर जितनी भी प्राथमिक बैंक या सहकारी समितियां हैं उन सब का संचालन है वो संचालन केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक है उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है अपना राज्य सहकारी बैंक। ये हर एक राज्य में एक बैंक है जो क्या करता है, लोन देता है किसको, केंद्रीय अथवा जिला सहकारी को, और जिला सहकारी पैसे देती है किसको, प्राथमिक को, और प्राथमिक किसको देता है, जो इसके मेंबर है उन मेंबर को। इसके अतिरिक्त एक और बैंक है जिसका नाम है भूमि विकास बैंक। और भूमि विकास बैंक वो बैंक है जो किसानों की भूमि को अधिग्रहित कर, मतलब अधिग्रहित कर क्या, उसको जो मोर्टगेज पे रख के, जिसे हम क्या करते हैं कई बार भूमि गिरवी रख देते हैं, तो भूमि गिरवी रख के उसके बदले में किसानों को लोन देता है। अब लोन तो ये भी दे रहा है प्राथमिक समिति भी, प्राथमिक जो सहकारी बैंक है वो भी लोन दे रहा है और भूमि विकास बैंक भी लोन दे रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। प्राथमिक सहकारी समिति जो है वो अल्पकालिक लोन देती है, एक छोटे टाइम के लिए लोन देती है, लेकिन जो भूमि विकास बैंक है वो लंबे टाइम के लिए या मध्यकालीन और दीर्घकालीन 5 साल से 20 साल तक के लिए लोन देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और बाकी जो दोनों बीच में है, ये प्राथमिक के ऊपर जिला स्तर पर जो बैंक है वो केंद्रीय बैंक है और जो राज्य स्तर पर है वो राज्य सहकारी बैंक है।
आजकल आप देखते होंगे कि ऐसे कुछ निजी क्षेत्र में भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव मतलब सहकारी, ऐसे निजी क्षेत्र में भी कुछ बैंक है, ऐसे बैंक आने लग गए हैं। तो वो सारे बैंक कहां से आ रहे हैं, क्या है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो बैंक है, कौन से बैंक? सहकारी बैंक। इनके ऊपर जो आपने पहले बता दिया कि इनके ऊपर जो अधिनियम लगता है, वो अधिनियम क्या लगता है? राज्य सहकारी समिति अधिनियम। लेकिन आपको यहां ये ध्यान रखना है कि ये जो राज्य सहकारी अधिनियम जो है, उस अधिनियम में राज्य सरकारें थोड़ा बहुत परिवर्तन करती है, लेकिन ये सहकारी जो अधिनियम है उस अधिनियम का ही हिस्सा है। और वो अधिनियम किसने बनाया? अंग्रेजों ने। कब बनाया? 1904 में। तो ये अंग्रेजों के कानून के अनुसार जो समितियां स्थापित हो रही है, तो वो समितियां कई बार ग्राहकों को धोखा भी दे जाती है। यही कारण है कि आजकल सहकारी समितियां डूब रही है, क्योंकि वो भारतीय कानून की बजाय अंग्रेजों के कानून से संचालित हो रही है। और अंग्रेजों का नाम आता है तो आपके दिमाग में जो आता है वो आप समझ सकते हैं। इसी कारण ये सहकारी समितियां डूबती जा रही है। लेकिन यहां जो आपको 4 सहकारी समिति बताई है, कौन सी? प्राथमिक, केंद्रीय, राज्य और भूमि। ये सारी की सारी क्या है? सरकारी समितियां हैं। और ये पैसे लेने की बजाय ये तो क्या करती है? आपको पैसे देती है। चलिए अब चलते हैं विशिष्ट बैंकों की तरफ। जो तीसरा रूप है बैंकों का, या तीसरा जो टाइप था, प्रकार था, वो है विशिष्ट बैंक। अब इसका नाम ही क्या है? विशिष्ट। विशिष्ट यानी स्पेशल। तो इन बैंकों को स्थापित करने का उद्देश्य भी क्या है? विशिष्ट यानी स्पेशल उद्देश्य है। तो स्पेशल उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बैंक स्थापित किए, वो बैंक क्या है? विशिष्ट बैंक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक जैसे कुछ नाम सुने होंगे, आईसीआईसीआई, ये एक विशिष्ट बैंक था, लेकिन इसको 92 में जो निजीकरण अडॉप्ट किया, तो उसके बाद इसको क्या कर दिया? निजी क्षेत्र को बेच दिया। लेकिन इसकी स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हुई थी। वैसे ही आईडीबी बैंक, वो भी निजी क्षेत्र में चला गया, लेकिन ये भी एक स्पेशल बैंक था जो 1955 में स्थापित किया था, लेकिन अब ये निजी क्षेत्र में चला गया। तो इन बैंकों का उद्देश्य क्या था? उद्योगों को ऋण देना, इसलिए इनके नाम में उद्योग आ रहा था, इंडस्ट्रियल आ रहा है सब। तो ये लोगों के अकाउंट नहीं खोल सकता था, ये क्या करता था? सरकार से पैसे लेता और फिर बड़े बड़े उद्योग जो होते थे उनको उधार देता था। वैसे ही सिडबी आपने नाम सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक जो सिडबी है, उस बैंक की भी स्थापना छोटे उद्योगों को लोन देने के लिए दी गई। तो वो भी क्या है? एक स्पेशल बैंक है। वैसे ही आपने एक एक्जिम बैंक का नाम सुना होगा, एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात निर्यात बैंक। इस बैंक का उद्देश्य क्या है? जो लोग आयात और निर्यात करते हैं उनको लोन देना, और जो भी विदेशी पेमेंट आना जाना है उसका भी संचालन करना। ऐसे कुछ और भी बैंक है जिनके बारे में हम अगले अध्याय, अगला जो चैप्टर होगा या अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सारी बातें क्लियर करूंगा। कि क्योंकि व्यापारिक बैंक में भी अनुसूचित और बैंक मतलब अनुसूचित श्रेणी के कौन से बैंक है, वो भी पोर्शन छूट गया है, तो वो पोर्शन भी बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो वाणिज्यिक बैंक में हो रहे हैं। तो वाणिज्यिक बैंक के, इसलिए वापस एक बार हम वाणिज्यिक बैंक के कार्यों को देख लेते हैं। एक बार वाणिज्यिक बैंक को समझ लेते हैं, मतलब उसकी परिभाषा देखते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक कौन से थे? जिनका जो शुरुआत या उद्भव या रजिस्ट्रेशन किसके तहत हुआ? भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत। और जो क्या करता है? लोगों के अकाउंट भी खोल सकता है और लोगों को उधार भी दे सकता है। ऐसे बैंक क्या है? वाणिज्यिक बैंक। तो इनके काम क्या है? सबसे पहला काम है जमा को स्वीकार करना, यानी लोगों का पैसा जो है उसे स्वीकार करता है, उसकी जमा को स्वीकार करता है। और उसे स्वीकार करने के लिए इसके पास अलग अलग तरह के अकाउंट है, खाते हैं, और उन खातों के आधार पर यह क्या करता है? उनको स्वीकार कर लेता है। तो सबसे पहले इसमें जो अकाउंट है, सबसे पहले वो है जमा स्वीकार करना। उसमें सबसे पहला खाता है चालू खाता। इसका नाम ही क्या है? चालू, जो कभी बंद ही नहीं होता है, करंट अकाउंट। और ये ऐसा खाता है, इस प्रकार के खातेदार जो होते हैं उनको बैंक ब्याज तो देता नहीं है, उल्टा उनसे चार्ज वसूल करता है। ये चार्ज वसूल करने का कारण ये है कि इस
तरह के खाते में बैंक से ग्राहक जितना चाहे उतनी बार निकाल सकता है और उतनी बार जमा भी कर सकता है। और इसमें एक सुविधा और है, वो सुविधा है अधिविकर्ष की, यानी कि जितनी आपकी जमा है उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं। इसी कारण बैंक ब्याज देने की बजाय चार्ज लगाता है। उसके बाद बचत खाते, जो हमारे खाते होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी बचत होती है उसको जमा कर देते हैं और बदले में बैंक एक छोटी मोटी ब्याज देता है, वो बचत खाते। ऐसे खातों पे हमें एक फिक्स या निश्चित ब्याज मिलता है। और उसके बाद स्थायी जमा खाते, स्थायी जमा खाते एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, जो क्या है, एक निश्चित समय के लिए बैंक में जमा कर दी जाती है और निश्चित समय पूरा होने से पूर्व हम चाहे तो ले भी सकते हैं, लेकिन ऐसा हम करेंगे तो हमें जो ब्याज मिलना है उसकी राशि कम हो जाएगी या ब्याज का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कम हो जाएगा। उसके बाद पुनः आवर्ती खाते, ये ऐसे खाते हैं जिन्हें हम आरडी कहते हैं, नॉर्मली रिकरिंग डिपॉजिट, जो हर 1 महीने, 15 दिन, 6 महीने, जो भी टाइम है उस टाइम के बाद पुनः क्या हो जाती है, ड्यू, और हम क्या करते हैं 15-15 दिन के गैप से या महीने महीने के गैप से जमा करवाते रहते हैं। ऐसे अकाउंट क्या है, पुनः आवर्ती खाते। उसके बाद ये ऋण दे सकता है, कौन से ऋण, अग्रिम अधिविकर्ष, यानी ये किसको मिलता है, अग्रिम या अधिविकर्ष, ये मिलता है जो उनके चालू खाते होते हैं उन्हें ही मिलता है, करंट अकाउंट वालों को, अपनी डिपॉजिट से ज्यादा निकालने का राइट। उसके बाद नकद ऋण, जो सारे खाता धारक है उनको मिल जाता है। उसके बाद व्यापारिक बिलों का बट्टा, ये जो बट्टा है ये कॉमर्स का टॉपिक है, ये इसके साथ है नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और किसी को समझना है तो कमेंट कर लेना, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। उसके बाद आवधिक ऋण, मतलब एक टाइम पीरियड के जो लोन है वो लोन भी दे देता है। उपभोक्ता ऋण, जो उपभोक्ता कंज्यूमर है, मतलब जो होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, ऐसे लोन आदि तरह के लोन दे सकता है। उसके बाद ऐसे बैंक चेक की सुविधा देते हैं, और चेक क्या काम आते हैं आप भली भांति परिचित हैं। उसके बाद ऐसे बैंक धन का हस्तांतरण करते हैं ड्राफ्ट से और ऑर्डर पे से। ये भी कॉमर्स के, गैर कॉमर्स के टॉपिक है, आप चाहें तो बाद में इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। और उसके बाद सहयोगी सेवाएं, यानी बैंक लॉकर की सुविधा भी देता है और अभिगोपन की सेवाएं देता है। अभिगोपन की सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जिसमें किसी कंपनी के शेयर है उनको बेचने की सुविधा प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और किसी टॉपिक पे आपको गहराई से समझना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, अगला वीडियो बना देंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।